नमस्कार दोस्तों। मैं एक सप्ताह से वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था या मैं कहीं बिज़ी थी, बिल्कुल नहीं। मैं जब 17 तारीख को जंतर मंतर पहुंची वहां के हालात या माहौल को देखने, उसके बाद मैं अपना दिल, दिमाग, ध्यान, मन सब कुछ वहां छोड़ के आई। सिर्फ अपना शरीर वहां से वापस लेकर आ पाई, क्योंकि वहां का जो माहौल मैंने देखा, वहां की जो सिचुएशंस मैंने देखा, वो हर किसी के बस की बात नहीं है सरवाइव कर पाना 37 डेज तक। वहां सिर्फ जेंजी नहीं बैठे थे या वहां सिर्फ इंसान नहीं बैठे थे, उनके साथ कुछ और चीजें भी बैठी हुई थी। चिंता, हर उस माँ बाप की जिसके बच्चे वहां भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। वहां बैठी हुई थी गर्मी, प्रचंड गर्मी। जो एसी और पंखे में रहने वाले बच्चे हैं, वो बिना किसी कूलर, एसी, पंखा के लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। वहां बैठा था बेरोजगारी, जिसके कारण ये दिन देखना पड़ा। वहां बैठा था प्रशासन का डर कि कल क्या हो जाए, कहीं हमें डिटेन तो नहीं किया जाएगा, कहीं हमारे ऊपर लाठी चार्ज तो नहीं किया जाएगा। वहां बैठा था स्ट्रेस, तनाव, कि कल क्या होगा, कैसे ये दिन गुजरेंगे, क्या हम जीत भी पाएंगे, क्या इस प्रशासन के खराब नीतियों के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। वहां बैठी थी असुविधाएं, बाथरूम की, शौचालय की, भूख की, पानी की, ये सारी असुविधाएं। पर इन सबको दरकिनार करके जेंजी ने ये प्रूव किया कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो या स्ट्रांग कर लो, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, डर, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, असुविधा, समस्या, सब एक साइड। गर्मी, ठंडा, बरसात, सब एक साइड। फोकस ऑन द गोल। गोल पे फोकस करो। जेंजी ने हमें सिखाया कि अगर आपके अंदर सच में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए कोई भी चीज समस्या नहीं बन सकती है। आखिर इतना स्ट्रांग माइंडसेट आया कहां से? इतना स्ट्रांग डिसीजन लिया किसने और कैसे? आखिर इतने बड़ी जो संख्या जेनजी की थी, वहां इकट्ठी हुई कैसे? क्या इतना आसान है कि कोई कह दे कि प्रोटेस्ट करने आ जाओ और सब आ जाएंगे? और जबकि ये पता है कि वहां पर मार पीट, यहां तक कि बैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इतनी सारी चीजों को सोशल मीडिया पे देखने के बावजूद भी एक बार बुलाने पर, या फिर बिना बुलाए भी, क्या इतनी बड़ी जनसंख्या वहां इकट्ठी हो जाएगी? क्या इतना आसान बात है? हो जाएगी। जब इंसान तिल तिल कर मरना शुरू होता है, जब इंसान बेरोजगारी से मरना शुरू होता है, जब इंसान समस्याओं से मरना शुरू होता है, जब इंसान तनाव से मरना शुरू होता है, तो इन सब से मरने की अपेक्षा वो चूज करता है एक बार मरना, फ्रंट पे जाके मरना। 12-13 साल में 152 बार पेपर लीक होना, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कई युवा सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में आप सुन ही रहे हैं कि कोटा के कई युवा सुसाइड कर लेते हैं। नीट का तो बिल्कुल एग्जाम्पल आपके पास है, और भी कई फील्ड में जो यूथ हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें इतना मुश्किल से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक उम्मीद बांधते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा। इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी सुधरेगी, बल्कि इसलिए कि मेरी पीढ़ी तो जैसे गुजर गई, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पर जब उन्हें निराशा, हताशा, तकलीफ महसूस होती है, जब पेपर लीक जैसी समस्या सामने आती है, तो
एक स्टूडेंट नहीं टूटता है बल्कि उसके पेरेंट्स भी टूटते हैं। वो खेत जो उन्होंने बेचा है वो बर्बाद होता है, वो सपने जो उन्होंने देखे हैं वो टूटता है, बहुत कुछ टूटता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, भरोसा टूट जाता है। और जब ये सारी चीजें टूटती हैं ना, तो इंसान डिप्रेशन और तनाव में जाता है। और जब तनाव और डिप्रेशन होता है ना, तो कुछ लोग तो संभाल लेते हैं, बट कुछ लोगों के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास जो जमीन थी वो एक ही बार बिक सकती है, दोबारा नहीं बिक सकती। उन्होंने एक बच्चे की पढ़ाई पे अपनी सारी जमा पूंजी, खेत, घर, मकान सब कुछ बेच दिया, गिरवी रख दिया, इसलिए कि एक दिन मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर जो भी है ना बनेगा, और ये सारी चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। उस चीज पर अगर कोई पानी फेरे, आपके भविष्य को कोई बर्बाद करे, तो ऐसे लोगों को शायद इस्तीफा बहुत छोटी सी, इतनी सी बात है। उन्हें तो खुद ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर शायद बीजेपी में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है पॉलिटिकल, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं जब 20 तारीख को वहां पे गई, तो जो हालात थे वो सभी को पता है, पूरे देश को पता है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रही थी उसको। जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, और दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता है वो सामने आई, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा सामने आ रहा था। उन्हें लगा कि शायद मार के, पीट के, डरा के भगा दिया जाएगा, पर उनको पता नहीं था कि ये जो आए हैं कॉकरोच, वो किस माइंडसेट से आए हैं। जब आप अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं ना किसी चीज की, तो भी बाकी जो समस्याएं होती है ना वो छोटी पड़ जाती हैं। आपका जो ब्रेन है वो एक ऐसा मॉडल तैयार करता है आपके अंदर, जो आपको बाकी सारी चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं। डर, समस्या, चिंता, है ना, या फैसिलिटीज जो आप कह सकते हो, वो सब छोटी हो जाती हैं। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य या सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो है अपने लक्ष्य को पाना। और इसी कारण से वहां पे जितने लोग बैठे हुए थे, जो अनशन पर थे वो भी, और जो उनका सपोर्ट कर रहे थे वो भी, जो दिन रात वहां पे खाना बांट रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनको पंखा झेल रहे थे, हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाकर जो वहां चल रहा था, हर किसी ने एक अकाउंटेबिलिटी ले रखी थी कि जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता तब तक चाहे कोई भी समस्या हो, हम झेल लेंगे। और उससे भी ज्यादा अच्छी जो मुझे बात लगी वो ये कि इन सब के बावजूद भी वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और फिर सुबह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कमाल है ये। तो मुझे जो सीखने को वहां मिला वो मुझे यही मिला कि सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ ठाना है, तो उसके आगे हर चीज छोटी है, बौनी है। क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान जो होता है वो जब अपना गोल निर्धारित करता है तो फिर वो उससे बैकआउट नहीं होता है। दूसरा, जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो आपका ब्रेन एक ऐसा मॉडल बना देता है उस चीज को लेके कि कुछ भी हो जाए आप उस पर काम करते ही करते हैं। तीसरा जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वहां की, वो ये लगी कि आपको समझना पड़ेगा कि देश की जो समस्याएं हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये 90s की समस्या नहीं है, जेंजी की समस्या नहीं है, अल्फा की समस्या नहीं है। ये समस्या है पूरे देश की। एक गलत डॉक्टर, एक गलत इंजीनियर, एक गलत मैनेजर, एक भ्रष्टाचारी, वो सब जो मिल रहे हैं वो आपके आने वाले फ्यूचर को बर्बाद करेंगे। एक गलत अगर आज एक डॉक्टर बनता है पैसे देके, तो आपके बच्चे उसके पास इलाज करवाने जाएंगे। तो हो सकता है कि आज आप प्रोटेस्ट पे ना निकले हों, पर आपके बच्चे जब मरेंगे तो आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप उस वक्त भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो। आपके अंदर एक खौफ बैठा है प्रशासन का। आप रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, पर सामने जाके डर का सामना नहीं कर सकते हो।
इसीलिए मैं गुज़ारिश करूँगी उन सभी लोगों से जो इस प्रोटेस्ट पे नहीं आए, जिन्होंने अपना कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं छोड़ा, 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि देश की समस्या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जब भी देश को ज़रूरत पड़े आपकी, आप फ्रंट पे आइए। फ्रंट पे आके उस आंदोलन का, उस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। एक और चीज़ जो मैंने वहाँ सीखी, वो ये थी कि पेशेंस, धैर्य, गजब का धैर्य। 37 दिनों तक प्रोटेस्ट करना, मार खा के, गर्मी में, रास्ते पे सो रहे हैं, प्लास्टिक में सो रहे हैं, जूते को तकिया बना रहे हैं, बैग को तकिया बना रहे हैं। समझ सकते हैं? बैरिकेड पे सो रहे हैं। इतना धैर्य कहाँ से आएगा या कहाँ से आया होगा? तो इतना पेशेंस तभी आ सकता है जब आपने डिसाइड कर लिया हो कि ये जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस मूवमेंट से या इस आंदोलन से जो मैंने सीखा, वो बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि जब संघर्ष लंबा हो, तो हँसते-मुस्कुराते उसे पार करो। एक दूसरे के साथ मिलकर पार करो। जब 10 लोग जुड़ते हैं किसी संघर्ष में, तो हँसते-मुस्कुराते पार कर लेते हैं। तो आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या हो, घर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के हँसते-मुस्कुराते उस समस्या को पार कर दीजिए। समय है, गुज़र जाएगा। दूसरी चीज़, तनाव मत लीजिए बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़, धैर्य रखिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।